जोर तबका आज हमें समझा जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत यह है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हमारी कमजोरी यही है कि हम पढ़े लिखे हैं, वरना कोई तहरीक हमें कमजोर नहीं की, किसी की साजिश ने हमें पसमानदा नहीं किया, किसी की कुव्वतों और अफराद ने हमें दिक्कतों परेशानियों में मुब्तला नहीं किया। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान ने ज़हन दिया है कि ये सारी परेशानियों के असबाब तुम खुद हो, तेरी वजह से ये सारी परेशानियां। मैंने एक ज़हन देने की कोशिश की है अक्सर स्टेज से। हर तरक्की याफ्ता समाज के लिए तीन स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप एजुकेशन का होता है, एक स्टेप इत्तिहाद का होता है, एक स्टेप सियासत का होता है। मैंने इत्तिहाद की बातें कई महफिलों में की कि मुसलमानों को इस वक्त इत्तिहाद की भी बहुत सख्त तरीन जरूरत है। फिक्री इत्तिहाद, ख्याली इत्तिहाद, एक जहदी का पैगाम देना मुसलमानों की आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की है। और उसके बाद अगर किसी चीज को मुसलमान अपने लिए हथियार बना सकता है, उसी को एजुकेशन कहा जाता है। मुसलमानों में जो एजुकेशन की लगातार 2-4-10 सालों से जो गिरावट आ रही है, ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर मुसलमानों की उम्मत, हैसियत, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में आलमी सतह की बात कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे कमजोर कम्युनिटी में होगी। और उससे भी कम बदनसीबी की बात यह है कि जिस कौम को रहने की जगह न थी, जिसको बोलने का शौक न था, जिसको समाज में कमजोर समझा जाता था, जिसको लोग जात पात में बांट कर लोगों ने उन्हें कमजोरी के कटघरे में लाकर खड़ा किया था, आज उन तबकों के अफराद बड़े बड़े ओहदे पर गामजन है। उनके बच्चे IAS बन गए, IPS बन गए, जजेस बन गए, वकीला बन गए, डॉक्टर बन गए। वो मुसलमान, वो मजहब इस्लाम जिसके मानने वाले मुसलमान, उसने पूरी दुनिया को एजुकेशन के हवाले से बेदार किया। अफसोस की बात है कि आज उसी मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद 80%, 90% अंगूठा छाप, जाहिल या बहुत ज्यादा अगर हमारे बच्चे पढ़े हैं तो वस्तानिया, फुकानिया, मैट्रिक, इंटर कराते कराते हम जैसे गार्जियन की बात कर रहा हूँ कि हम सोचते कि हमने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया। इंटर क्या मेरा बेटा किया, अब मुजफ्फरपुर से चलने वाली किसी ट्रेन में एक टिकट उनके लिए बुक रहता है कि अब इस बेटे को दिल्ली भेजना है काम करने, मुंबई भेजना है, सरिया उठाने उसे कलकत्ता भेजना है, कोई फैक्ट्री में काम करने। यही हालात आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के हैं। मुसलमानों ने अपने बच्चों को एक तो पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाने की कोशिश की तो 2-4 क्लास पढ़ाकर लिखी की सूरत पढ़ के मीटिंग मत करो बेटा, तुम ही लोग के मुस्तकबिल के बारे में बातें हो रही है, मीटिंग मत करो, गौर से सुनो बेटा, गौर से सुनो। हमने एक तो बच्चों को पढ़ाया नहीं, और अगर हमने पढ़ाने की कोशिश की तो 2-4 क्लास पढ़ाकर हमने अपनी औलाद को छोड़ दिया अपनी हालत पर। उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उनको हमने दिल्ली भेजा कि बेटा जा दिल्ली 10,000 कमा के ला। देख क्या है, पड़ोस में कोई कार खरीदा है, किसी ने स्कॉर्पियो ले ली, किसी ने मकान बनाया, किसी ने शहर में जमीन ले ली। अब तू कब से इंटरमेट्रिक करके रहेगा, छोड़ पढ़ाई। हमने अपनी औलाद की तालीम को ड्रॉप करके उनको दिल्ली का मजदूर बनाया, कलकत्ता मजदूरी करने भेजा, मुंबई नौकरी करने, गुलामी करने भेजा। और मेरा वही बेटा मुंबई में जाकर 10,000 कमा के महीना हमें भेजता रहा। 5 साल कमाया, 10 साल कमाया, 15 साल कमाया। मैं कहना चाहूंगा, अगर हमने ये सपना देखा है कि हम अपने बच्चों की तालीम ड्रॉप करवा दें, उनकी पढ़ाई छोड़वा दें, उनको हम दिल्ली भेज दें, मुंबई भेज दें, कलकत्ता में मजदूरी करने भेजें, ताकि जल्दी से कमा के मकान बना ले, गाड़ी खरीद ले, शहर में जमीन खरीद ले, तो मैं दावे से कह सकता हूँ अगर हम ऐसे गार्जियन हैं तो सबसे पहले हम सामाजिक एतबार से हम जालिम कहे जाएंगे। हम सबसे बड़ा जालिम अपनी औलाद के लिए हमने जुल्म किया, अपने बेटों पर, हमने अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर अत्याचार किया। कौन अपराधी हम हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों की तालीम छोड़वाकर हमने बिना वजह उन्हें दिल्ली भेजा है। कौन मना करता साहब, भेजिए अपने बच्चों को दिल्ली। 5 साल के बाद भेजा जाए, 10 साल के बाद भेजा जाए, मैट्रिक के बाद इंटर कराया जाए, इंटर के बाद उसका ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री दी जाए, उसके बाद जब उनकी तालीम में पुख्तगी आ जाए, सामाजिक तौर पर वो तालीमी लिहाज से पुख्ता और मजबूत हो जाए, उसके बाद दिल्ली भेजे तो एक ऐसा रंग होगा, एक ऐसा हुस्न होगा
गई तो वही 10 साल के बाद जाएगा। लिच्छवी एक्सप्रेस नहीं, उसके लिए पटना एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट का टिकट बुक रहेगा। वो दिल्ली में मजदूरी करने रही, बल्कि पैसे के वकील जाएगा, पैसे के डॉक्टर जाएगा, पैसे के जज जाएगा, पैसे के प्रोफेसर का जाएगा। मगर हमने अपनी औलाद की तालीम के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ये पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तालीम पर कोई तवज्जो नहीं, बस यही की मकान बन जाए, बस यही की खेत ले लूं, बस यही की जमीन ले लूं, बस यही की गाड़ी ले लूं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब आपकी औलाद पढ़ेगी नहीं, जब आपका भाई जज नहीं बनेगा, जब आपके बच्चे वकील नहीं बनेंगे, तो ये हुकूमत से आप किस चीज का हक मांगते हैं? ये दुनिया जानती है मुसलमान किस कदर कमजोर है, और ये कमजोरी की अलामत हमने उसको दिखा दी, जिसकी बुनियाद पर 2 घंटे नहीं लगते साहब, हमारे हाथ में फैसले हो जाते, मस्जिद में इंक्वायरी बैठ जाती, हमारी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी टीम आ जाती। ये कैसा नया तरीके से लोगों ने हमारे ताल्लुक से जजमेंट देना शुरू किया? क्यों? क्योंकि हमारी बात रखने वाला कोई नहीं, हमारे हक में वकालत करने वाला कोई नहीं, हमारी बात कान तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। हमारा बेटा वकील नहीं, हमारा बेटा जज नहीं, हमारा बेटा आईएएस नहीं, हमारा बेटा आईपीएस नहीं, तो कौन हमारी बात सुनेगा? कौन हमारे हक में फैसला देगा? कौन हमारे मामले पर इंसाफ करेगा? इंसाफ की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी औलाद को नहीं पढ़ाया। ये जिला मुजफ्फरपुर है, देखने में लगता है कि नाम इसका इस्लामिक नाम है। एक नाम आता है इस्लामपुर, एक नाम आता है साहब रामपुर, एक नाम इस्लामपुर, एक नाम रामपुर। दोनों में बड़ा फर्क है। रामपुर नाम से लगता है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई के मजहबी नाम है, इस्लामपुर नाम से लगता है कि मुसलमानों का मजहबी नाम से जिले का नाम है। हम नाम चाहे जो भी रखे, मुजफ्फरपुर रखे, फैजाबाद रखे, इस्लामपुर रखे, असलमपुर रखे, अफजलपुर रखे, कुछ भी इस्लामिक नाम रखे, उससे तब्दीली के इनकार नहीं होंगे जब तक हमारी औलाद जिलों के ऑफिस में काम न करने वाले हो। आज आपको मैं दावे से इस स्टेज से कहना सवाल करूंगा, और आप जवाब देने पर मजबूर होंगे, कोई जवाब देंगे, मगर आपके जवाब नो में आएंगे। आपका ये ब्लॉक हो, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है? कोई आपका अपना बेटा नहीं हो सकता। आपके बीओ कौन है? अपना बेटा नहीं हो सकता। डीओ कौन है? आपका बेटा नहीं हो सकता। डीएम कौन है? आपके समाज का नहीं। एसपी कौन है? आपके समाज का नहीं। मैं पूछता हूँ, जब ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिले से लेकर साहब आपके स्टेट लेवल तक किसी भी ऑफिस में कोई कर्मचारी आपके बेटे वहां पे मौजूद नहीं रहेंगे, तो आपकी बात कौन रखेगा? आपका फैसला कौन करेगा? कैसे ये तब्दीली आएगी? कैसे ये बदलाव आएगा? कैसे ये चेंजिंग समाज में आएगी? दूसरों के कांधे से भरोसे की उम्मीद करना, ये आपने जो शुरू किया है, यही आपकी कमजोरी है। आपने बच्चों को पढ़ाया। मैं आज आपसे नहीं कहूंगा कि आपका बेटा आलिम क्यों नहीं बना, आपका बेटा हाफिज क्यों नहीं बना, आप बेटे को मुफ्ती क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये सवाल अगर हम कहते हैं तो ये आप ही लोगों में से चंद लोग बोलते हैं मौलवी की बात कर रहा है, मौलवी तकियानुसी है, मौलवी रकीब का फकीर है, ये मौलवी पुरानी बातें करता, ये अपने ख्यालात की बातें करता, अपनी जमात के बढ़ोतरी की बातें करता है। मैं आज इस अज़ीमुश्शान दस्तारबंदी के स्टेज से आपको अपने बेटों को हाफिज आलिम मुफ्ती फकीर बनाने की दावत नहीं दूंगा, क्योंकि आलिम बनाना अल्लाह का काम है। अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है, उन्हीं के बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, उन्हीं के बच्चे आलिम दीन बनते हैं, उन्हीं के बच्चे दीन का फकीर बनते हैं। मैं आज आलिम बनाने का पैगाम नहीं दूंगा, मगर एक सवाल आपका दामन पकड़ के, दामन फाड़ के मैं हमेशा करता आया और हमेशा करता रहूंगा। आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई बात नहीं। आप बताइए कि आपने बेटे को जज क्यों नहीं बनाया, आपने बेटे को आईएएस क्यों नहीं बनाया, आपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने बेटे को ऑफिसर क्यों नहीं बनाया? पता चला हमने न तो बेटे को आलिम बना सका और न ही हमारा बेटा डॉक्टर बना। हमारे बेटे न तो मुफ्ती बन पाए, न तो हमने बेटे को वकील बनाया। फिर किस चीज की तरक्की की आस आप लगा के बैठे हैं? ये तरक्की नहीं मिलेगी। आप मारे जाओगे, हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला नहीं। आप अगर तब्दीली चाहते हैं, समाज से अपने बेटे को वकील बनाने की कसमें खा ले। जमीन बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। मकान बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। खाद बेचना पड़े बेच दे, बच्चे को पढ़ाए। गाड़ी बेचनी पड़े बेच के बच्चे को पढ़ाए। गाड़ी बेच के बच्चे को पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, जमीन बेच के बच्चों की तालीम पे खर्च करना ये ऐब नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आप नेता जी हो, बेटा जाहिल, ये ऐब की बात है। आपका दरवाजे पर स्कॉर्पियो हो, बेटा अंगूठा छाप, ये ऐब की बात है। आपका घर मुजफ्फरपुर शहर में 4
लाचार हो, ये ऐब की बात है। आपने क्या किया अपने समाज के लिए, क्या किया अपने समाज के लिए, किस चीज की उम्मीद आप करते? आप एहतजाज करके दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट की ताकत दिखाकर दुनिया से अपना हक नहीं मांग सकते। आप अफराद की ताकत दिखाकर, अफराद की कुव्वतों के एतबार से मुजफ्फरनगर हो, रामलीला हो, क्या दुनिया भर के कोई मैदान को आप फाड़ के इस हुकूमत से अपना हक नहीं मांग सकते। जब जब कानून बनने वाली जगह पर आपके बच्चे न हो, कानून नाफिज करने वाले ऐवान में आपके बच्चे न हो, जहाँ कानून नाफिज किए जाते वहाँ आपकी औलाद न हो, तब तक आपके हुकूक में कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये कपिल सिब्बल कब तक हम चिल्लाते रहेंगे? कौन लड़ता साहब हमारे बच्चों का केस? कपिल सिब्बल। हमारे बेटे अफजल को मारा गया, केस किसने लड़ा? कपिल सिब्बल साहब। जुनैद को मारा गया, केस किसने लड़ा? कपिल सिब्बल। हमारी औलाद के खिलाफ केसेस होते, केस कौन लड़ता? कपिल सिब्बल। एक कपिल सिब्बल के ताल्लुक से हम कितनी गंभीरता दिखाएंगे? हमारा बेटा कब बनेगा वकील? हमारा बेटा कब बनेगा जज? हमारा बेटा कब उस पे तालीम आएगी? हम आपसे कहते हैं, आप कसम खा के अपने बच्चों को पढ़ाइए। 5 साल महीना और साल की गिनती के साथ आपको मैं टाइम देता हूँ। 5 साल हर समाज से तालीम पर काम करना शुरू कर दे और 5 साल के बाद आप रिजल्ट देखेंगे। आज अगर कोई बोलता है पगड़ी लगाकर ये बिहार मेरा, उसे बोलने दिया जाए। कोई बोलता बंगाल मेरा, बोलने दिया जाए। कोई बोलता यूपी मेरा, बोलने दिया जाए। कोई कहता गुजरात मेरा, बोलने दिया जाए। कोई बोलता बनारस मेरा, बोलने दिया जाए। कोई कहता फैजाबाद मेरा, बोलने दिया जाए। आपको काम करने की कोई हक नहीं। आप आराम से चुपचाप सब्र तहम्मुल के साथ अपनी औलाद को पढ़ाना शुरू कीजिए। कर दीजिए कि मुजफ्फरपुर रहेगा, ये बिहार रहेगा, ये बंगाल रहेगा, ये भारत रहेगा, ये दुनिया रहेगी, मगर ये आवाज लगाने वाला नहीं रहेगा कि ये बिहार मेरा है। ये बोलने वाला नहीं होगा कि ये बंगाल मेरा है। ये बोलने वाला नहीं होगा कि यूपी मेरा है। ये आवाज नहीं आएगी कि गुजरात मेरा है। आप अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, ये सारी जगह उनकी होगी, उनका घर होगा, उनके ऑफिसेस होंगे, उनका दफ्तर होगा, उनकी कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर बैठकर कलम चलाकर इंसाफ देने वाला कोई और नहीं है, आपका बेटा। आप पढ़ाते क्यों नहीं अपनी औलाद को? क्यों अपने बच्चों पे जुल्म किया है? ये आप ये बोलेगा सर मैं तो पढ़ाता हूँ, कोई पड़ोस का नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करूँ? इसके लिए एक पैसा आप में से किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को अगर पढ़ाने के पीछे आपने कुछ बेहतर किया भी है तो आपके लिए दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है सामाजिक तौर पर तालीमी तरक्की के लिए सोचना। माहौल के हिसाब से इस एक गांव में मान लीजिए 10 लोग 100 लोग रहते हैं, 90 लोगों के बच्चे पढ़कर ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए और 10 लोग अपने बच्चों को न पढ़ा सके, उनके बच्चे जाहिल रह जाए, उस समाज को तरक्की याफ्ता समाज नहीं कहा जाएगा। जब तक 100% तालीम उस समाज के हर घर के हर फर्द में लगे। 10 बच्चे जाहिल रहेंगे, 90 डॉक्टरों की नींद उड़ाने के लिए 10 जाहिल बच्चे काफी हैं। 10 बच्चे अनपढ़ रहेंगे, 90 इंजीनियर के घर में टाका डालने के लिए 10 गरीबों के बच्चे वो काफी होंगे, उनकी नींद उड़ा रहे हैं। अभी बीपीएससी का एग्जाम आ गया, हमारे यहाँ एक गांव में फर्स्ट बीपीएससी में 5 और सेकंड बीपीएससी में 17 बच्चे पास हुए। अब ये 17 बच्चे पास होने के बाद 22 बच्चे जब एक गाँव से बाहर मास्टर बन गया तो गाँव वालों ने मिलाशरी पूरा नारेबाजी के साथ पूरे लड़कों का सबका स्वागत हुआ। क्या चमत्कार, एक गांव से 22 लोगों की सर्विस हो गई। उसमें खिताब के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने भी और सबको मुबारकबाद दी कि चलो बच्चे भाई अच्छा है। 4 दिन के बाद क्या खबर आई, 3 मास्टर साहब को स्कूल से आते समय उसी गाँव के चंद लोगों ने पकड़ के गाड़ी छीन ली। इसलिए तो गरीब है, उस गांव में चंद लोगों के बच्चे पढ़े और 2-4 लोगों के बच्चे जाहिल रह गए और वही जाहिल डकैत बन गए, वही चोर बन गए। अब चली गई नींद, हराम हुई कि नहीं मास्टर की? उस मास्टर के लिए बेहतर ये है उसने तालीम पाई, मास्टर बन गए। अब उनके लिए बेहतर है कि गांव के उन तबकों में तालीम की बेदारी लाने की कोशिश करे जहां तक तालीम नहीं पहुंची है। अगर वो सुकून की नींद चाहते हैं, अगर वो सुकून की रोटी चाहते हैं तो हर एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तंजीम बनाना होगा, इसके लिए तहरीक चलानी होगी, इसके लिए स्कूल बनाने होंगे, इसके लिए मदरसा कायम करने होंगे, इसके लिए मुफ्त की तालीम